दोस्तों, वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न रीजन में बहुत ही तेज बारिश देखी गई है, जिसके चलते जो मिरिक और दार्जिलिंग वाला जो रीजन है वो मोर और लेस बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। इस वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड देखी गई, जिसकी वजह से कई घर और कुछ लोग उस मलबे के नीचे दब चुके हैं। अभी तक का जो डेथ टोल है वो 23 बताया जा रहा है, बट वो और कितना भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा ये कहा गया है कि जो कुछ भी यहाँ पर ज़रूरत होगी उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल तत्पर है, पूरी एफर्ट करेगी। अब देखो यहाँ पर किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई और कौन कौन सी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो ये एक आयरन ब्रिज बना हुआ है बलासान रिवर के अक्रॉस, वो कोलैप्स हो गया। इसके अलावा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से रेड अलर्ट इशू किया हुआ है वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न रीजन में कि 6 अक्टूबर तक, इसका मतलब आज तक यहाँ पर रेनफॉल और तेज हो सकती है। इसके साथ में अगर नज़र डालें तो पिछले 12 घंटों में यहाँ पर 300 mm तक का रेनफॉल देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर के शो करती हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना ज़्यादा रेन इंटेंसिटी बढ़ी है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर तत्पर है, बिल्कुल एकदम वहाँ पर एफर्टफुल है। और वहीं पर दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग नेपाल, सिक्किम और भूटान इनके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, इधर थोड़ा सा बिहार की तरफ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो नेपाल वाला रीजन हो गया थोड़ा सा इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, और इधर थोड़ा सा भूटान के साथ में ये एरिया आपको ध्यान है चिकन स्नैक के नाम से हम जानते हैं, तो थोड़ा ज्योग्राफिकली भी हमें समझना है। ठीक है, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और ये रीजन यहाँ पर आ जाता है। अब क्या है कि भूटान में भी अलर्ट इशू कर दिया गया है। वहाँ पर भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ताला, याद रख लेना भाई, ताला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि वहाँ पर एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है वांगचू। वांगचू रिवर पर ये लोकेटेड है। और इस डैम के ऊपर क्या हुआ कि इसके गेट्स नहीं खुल पाए, और रेनफॉल आपको पता है उधर बहुत तेज हो रहा है, दार्जिलिंग के बिल्कुल नियर बाई आ गया। तो वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होने के चलते वांगचू डैम जो है उसके गेट्स नहीं खुले, ओवरफ्लो ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में वहाँ पर भी डिजास्टर का कोई स्कोप बन सकता है। इसके चलते गवर्नमेंट ऑफ भूटान ने अलर्ट्स डिक्लेयर कर रखे हैं। तो ये सिनेरियो अभी चल रहा है। अगर हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें या फिर हमारे जो नेपाल, भूटान, ये पड़ोसी देश हैं यहाँ की बात करें, तो हिमालयन रीजन में अभी इस साल जो रेनफॉल हुआ है ये बहुत ही एक तरीके से क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन हम एक तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, और हमारा जो मॉनसून है ये दोनों के दोनों कन्वर्ज कर गए, जिसका नतीजा ये है कि बरसात लगातार बनी हुई है। अभी भी हम अक्टूबर मंथ में एंटर हो चुके हैं। नॉर्दर्न रीजन में देख लो, एनसीआर में देख लो, हर तरफ बरसात ही बरसात है। तो ये एक तरीका सीधा इशारा कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज किस हद तक बढ़ चुका है। अब आप देख लो कितना इकोनॉमिक डैमेज इसकी वजह से हो रहा है, राइट। ये थी मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़। बाकी डेट आपको पता है 6 अक्टूबर हो चुकी है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल को। देखो, इंडिया को ISSA अवार्ड दे दिया गया है 2025 का। ISSA मतलब इंटरनेशनल सोशल सर्विस एसोसिएशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। नाम से पता पड़ रहा है कि सोशल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कंट्री या कोई भी इंस्टीट्यूशन बढ़िया काम करेगा दुनिया भर में, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड दिया गया है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी एट द वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम इन कुआलालंपुर, मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर में, वहाँ पर यह इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था। और वहाँ पर यह देखा गया कि पिछले सालों में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला कौन सा कंट्री है जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नेट अच्छे से एक्सपेंड किया गया। सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो आप वहाँ पर अपने देश में कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स की बात करते हो, काम करते हो, जिससे कि आप सपोर्ट प्रोवाइड कर सको एक तरीके से ओल्ड एज पीपल, वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल, मतलब कुल मिलाकर के एक सामाजिक तौर पर आप सपोर्ट दे करके जो लोग भी थोड़े से रिस्क में रहते हैं उनको आप अच्छी जिंदगी जीने का मौका दे दो। तो उसमें इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, इस वजह से ये ISSA अवार्ड दिया गया है। इंडिया की रिकॉग्निशन का मेन कारण क्या है? देखो, 2015 में हमारे जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज था वो केवल 19% था, जो कि 2025 में इंक्रीज होकर के 64.3% हो गया। और आज के टाइम पे कवरेज कितना आ रहा है? दैट इज अराउंड 94 करोड़। ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। इसमें इंडिया के लिए
मेन जो चीज थी जिसकी तरफ से एक सपोर्ट मिला है इंडिया को, जैसे ई श्रम पोर्टल लॉन्च हुआ, जिसके चलते आपको पता है माइग्रेंट लेबर से उनका रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उनको जो फैसिलिटीज़ हैं जो घर में मिल सकती है वो उनकी जॉब प्लेस पे भी मिल सके। इसके अलावा नेशनल करियर सर्विस पोर्टल्स, जहां पर अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल अपने हिसाब से अपना काम कर सकें, अपनी करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकें। तो ये ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने एक तरीके से टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ किया और लोगों को सपोर्ट दिया, फिर चाहे पेंशन हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हो। इससे कुल मिलाकर के कितने इनफॉर्मल वर्कर्स को फायदा हुआ? 31 करोड़ इंडिविजुअल्स को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। इस वजह से फिर ये अवार्ड इंडिया को दिया गया है। अगर हम इस अवार्ड या एसोसिएशन की बात करें, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन की, इसको स्थापित किया गया था 1927 में। और किसके अंडर में? जब हम बात ही कर रहे हैं लेबर की, अनएम्प्लॉयमेंट की, इनकी, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में स्थापित हुआ और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यह है कि सोशल सिक्योरिटी से संबंधित जो भी प्रशासकीय व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेज हैं, फैसिलिटीज हैं, उनको आप कैसे एक्सेल कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। चाहे फिर उसमें रिसर्च का रोल देख लो, नॉलेज शेयरिंग का देख लो या पॉलिसी इनोवेशन का देख लो, राइट। इसमें मेंबरशिप की बात करें तो 320 इंस्टीट्यूशन जो कि लगभग 160 डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। काम है सरकारी जो एफर्ट है उनके बारे में बताना, साथ ही साथ सोशल इंश्योरेंस एजेंसीज की तरफ से अपना पार्टिसिपेशन देना और लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो इन चीज़ों के बेसिस पर फिर बाद में ये गणित कैलकुलेशन लगाई जाती है। फंक्शन क्या है? ये एक तरीके से ग्लोबल फोरम ऑर्गेनाइज करता है। आईएसएस अपनी खुद की गाइडलाइन इशू करता है कि कैसे आप गुड गवर्नेंस को प्रमोट कर सकते हो। जो भी मेंबर इंस्टीट्यूशन है, कंट्रीज हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप अपनी सोशल सिक्योरिटी नेट का कवरेज एक्सपेंड कर सकते हो, कैसे आप बेनिफिट्स को इंप्रूव कर सकते हो और उसको सस्टेन कर सकते हो कि हाँ जी, आज नहीं, लगातार फिर ये जो सर्विसेज आपकी चल रही हैं वो कंटिन्यू रह सके। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आईएसएस से रिलेटेड। अवार्ड की बात करें तो जो भी देखो सोशल सिक्योरिटी में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट शो करेगा कंट्री, उसको डेफिनेटली अवार्ड दिया जाता है। इससे क्या होता है कि आपके जो नेशनल एफर्ट्स हैं, आपने अपने देश में जो एफर्ट्स लिए हैं, उनको दुनिया में एक तरीके से हाईलाइट करने का तरीका हो गया, जिससे कि लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस से लर्न कर सके कि इंडिया ये काम कर रहा है तो हम भी ये कर सकते हैं, राइट। तो आप क्या कर रहे हो? रिकॉग्निशन फॉर एग्जाम्पलरी नेशनल इनिशिएटिव्स एडवांसिंग सोशल प्रोटेक्शन, राइट। आ जाइए फिर प्रीवियस रेसिपिएंट किस किस को ये अवार्ड मिला? 2022 में आइसलैंड को, ठीक है। इसके अलावा जहां पर जेंडर इक्वल सोशल मेजर्स पर काम किया गया, रवांडा को दिया गया, वहां पर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का काम किया गया था। चाइना को 2016 में दिया गया था एक्सटेंडिंग कवरेज, जहां पर सोशल सिक्योरिटी नेट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर किया गया। और ब्राजील को 2013 में, जहां पर वेलफेयर स्कीम्स जो थी उनको बनाया गया था नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी, कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे अपने एफर्ट डालेगी। तो ये चीजें जो थी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट चलते हैं, क्यूआर कोड साइन बोर्ड फॉर नेशनल हाईवेज। रिसेंटली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, उन्होंने अनाउंस किया है कि अब जैसे ही नेशनल हाईवे पे आप उतरोगे तो इस तरीके से क्यूआर कोड आपको एक तरीके से पोल पे, खंभों पे लगे हुए मिलेंगे। उस क्यूआर कोड को जैसे आप अपने स्मार्टफोन से स्कैन करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर हाईवे का पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कहां पर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या मेंटेनेंस चल रही है, क्या वहां पर फैसिलिटीज हैं। इससे क्या होगा? एक तो ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी, एक सेफ्टी इंश्योर हो पाएगी। आपको पता है ना कि जैसे बीच में ब्रिज का कोई काम चल रहा है, आप रोड पे चल रहे हो, एकदम से डाइवर्जन आ गया, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में एटलीस्ट आप अलर्ट रह करके डिसीजन ले पाएंगे। और कम्यूटर कन्वीनियंस, जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो क्यूआर कोड का ये जो इनिशिएटिव, इसका मेन एम है रियल टाइम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स प्रोवाइड करना, और जरूरत पड़े तो इमरजेंसी सपोर्ट भी मिल जाए। ऐसा नहीं कि आपको फोन निकाल करके नंबर डायल करना पड़ रहा है, नंबर क्या है, निकल गए थे। तो आप जब हाईवे पे चढ़ो तो चढ़ते ही आप इसको स्कैन करके रख लो, जिससे डिटेल आपके पास में उस हाईवे की कंप्लीट आ जाए, ठीक है। तो ये एक अपने आप में एक यूनिक इनिशिएटिव यहां पर हुआ है। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें देखो साइन बोर्ड्स है ना, वो यूज हो रहे हैं ना, उनकी अगर बात की जाए तो क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसमें आप स्मार्टफोन का यूज करके एक्सेस कर सकते हो। और क्यूआर कोड आपको पता है ऑप्टिकल पैटर्न जो है वो होता है आपका ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम में,
ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर पैटर्न होता है, उसको फिर बाद में आप स्कैन करते हो तो आपके पास में पूरी डिजिटल इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हमें ध्यान रखनी है। फिर हर क्यूआर कोड की अगर नजर डालें तो वो अपनी खुद की यूनिक इंफॉर्मेशन रखेगा, कंटेन करेगा, जिसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आपके पास में उस हाईवे की पूरी डिटेल आ जाएगी, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और ये बोर्ड है ना, ये आपको आराम से बढ़िया विजिबिलिटी की, मतलब अच्छी खासी हाइट पे लगा हुआ दिखेगा, जिससे कि आप दूर से भी उसको स्कैन कर सके। ये आपको मिलेंगे जब मान लो वे साइड एमिनिटीज है, मान लो कोई वहां पर मिडवे है, ठीक है, टोल प्लाजा, रेस्ट एरिया, ट्रक ले बाइज, यहां पर आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। फोन निकालो, स्कैन करो और डिटेल ले लो, फिर एकदम सेफ ड्राइविंग पे आगे आप निकल सकते हो। नेक्स्ट, नेटो पाइपलाइन सिस्टम। देखो रिसेंटली पोलैंड ने ये कहा है कि हम नेटो पाइपलाइन सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब क्या है नेटो पाइपलाइन? देखो, आपको पता है कि कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पर नेटो स्थापित किया गया था यूएसएसआर की लीडरशिप में, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी चल रही थी उसको काउंटर करने से रिलेटेड, या फिर यूं कहो कि वेस्टर्न वर्ल्ड को एक मिलिट्री प्रोटेक्शन देने के हिसाब से ये नेटो वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ था। उसी में क्या है कि नेटो के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज में आपको ध्यान होगा कि नेटो के अपने खुद के बेसिस बने हुए हैं, जहां पर मिलिट्री एयरफोर्स इनकी डिप्लॉयमेंट होती है। नेटो को जो अपने खुद के ऑपरेशंस रन कराने होते हैं उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उनके फाइटर जेट्स होते हैं, उनकी फुलफिलमेंट के लिए ये पाइपलाइन सिस्टम नेटो ने स्टार्ट कर रखा था, जिससे कि एनर्जी सप्लाई इजी रहे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो आप देखोगे कि इस प्लान को अब पोलैंड भी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा है, अनाउंस कर दिया है। ये 4.7 बिलियन यूरो का प्लान रहेगा, जहां पर पोलैंड की तरफ से पाइपलाइन ऑपरेटर है पर्न, ठीक है, वो 300 किलोमीटर की पाइपलाइन डेवलप करने वाला है। कहां से? जर्मनी तक तो ये पाइपलाइन ऑलरेडी सेटल्ड है। जर्मनी से फिर नेटो के अंदर एक बेस है नेटो का, जिसका नाम है बिटगोजिस, ठीक है, बिटगोजिस वाले रीजन में, जो कि नॉर्थ सेंट्रल पोलैंड वाले रीजन में लोकेटेड है, वहां तक इसकी एक्सटेंशन जाएगी। तो आपको ये तो आइडिया लग ही गया कि नेटो पाइपलाइन सिस्टम क्या है। ये एक तरीके का मिलिट्री लॉजिस्टिक नेटवर्क है जो कि 10,000 किलोमीटर लेंथ तक फैला हुआ है। इसका मेन काम है कि फ्यूल सप्लाई करना, ल्यूब्रिकेंट सप्लाई करना, किनको? जो भी नेटो बेसेस हैं नेटो कंट्रीज में, उनको यूरोप वाले रीजन में। ओरिजिनली क्रिएट हुआ था ये कोल्ड वॉर पीरियड में, जो कि मैंने बताया कि नेटो की जो रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी रख सके, और साथ ही साथ इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करने का काम है नेटो सपोर्ट एंड प्रोक्योरमेंट एजेंसी, एनएसपीए। ठीक है, इसके लिए अभी देखें तो अगर अपनी तरफ से पोलैंड ने ये बात कही है कि हमें ज्वाइन करना है, ठीक है, तो अब वहां पर जो एग्जिस्टिंग 32 नेटो मेंबर्स हैं वो इस चीज को अप्रूव कर देंगे। तो इस तरीके से यहां पर पोलैंड में ये एक्सटेंशन बढ़ने लग जाएगा। इसमें पाइपलाइन का डालना, उसकी ऑपरेशन को मेंटेन रखना, वो सारी चीजें फिर मोर और लेस जितने भी कंट्रीज पार्टनर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पोलैंड का इंटीग्रेशन प्लान, देखो सीधी बात है, एनपीएस को जो ज्वाइन करने का प्लान है, ठीक है, नेटो पाइपलाइन सिस्टम को, वो 4.7 बिलियन यूरो के बेसिस पर कर रहा है। इसमें नेटो की डिफेंस मिनिस्ट्री और वहां का जो नेशनल ऑपरेटर है पाइपलाइन का, पर्न, वो काम करेगा। पर्पस क्या है? नंबर 1, एक तो एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करना, नंबर 2 ऑपरेशन मोबिलिटी इंश्योर करना, और तीसरी, रशिया जिस तरीके से एग्रेशन ईस्टर्न फ्रंट पे दिखा रहा है पोलैंड के, ठीक है, यूक्रेन के साथ में, इवन पोलैंड में भी आपको रिसेंट टाइम में देखने को मिलेगा, और ड्रोन्स और रशियन ड्रोन्स हैं वो पोलैंड एयर स्पेस में देखे गए हैं। तो वो सारी सिचुएशन को देखते हुए अपनी वॉर टाइम रेजिलियंस तैयार करना। और आपको पता है नेटो का मतलब तो किसी एक कंट्री पर अटैक का मतलब सब पे अटैक माना जाएगा। पोलैंड आप देख सकते हो, इधर जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, यूक्रेन, बेलारस, लिथुआनिया और रशिया का क्लिनिनग्राड, यहां पर रशिया के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, जहां जो कि रशिया ने हाईली मिलिटराइज कर रखा है इस रीजन को। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नेटो बिल्कुल, ये पोलैंड रिस्क नहीं लेना चाहता। नेक्स्ट आ जाओ, कंटामिनेंट इन कफ सिरप। देखो राजस्थान गवर्नमेंट ने रिसेंटली उस कफ सिरप को बैन कर दिया जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन DXM कंटेंट मिला या प्रेजेंट था, जिसके चलते 3 बच्चों की डेथ हुई। अच्छा, इसी तरीके का इंसिडेंट फिर एमपी में भी देखा गया। अब देखो, जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है ना, वो अपनी तरफ से इसके ऊपर एक्टिवेटेड है, वो सैंपल कलेक्ट करके अब इसके ऊपर और डिटेल में स्टडी करेंगे। सवाल यह है कि DXM क्या है। इसकी बात करें तो ये देखो, एंटी ट्यूजिव, इसका मतलब हो गया ये कफ सप्रेसेंट है।
मतलब जब हमारे जुकाम लगती है तो जो एक म्यूकस क्रिएट होने लग जाता है, कफ एक्सेस में बनने लग जाता है, तो उसकी कमांड मोर और लेस हमारे ब्रेन से चलती है। तो ब्रेन का वो पार्ट जो कि कफ सेंटर के तौर पे देखा जाता है, कफ जो हमारी बॉडी में बन रहा है, जनरेट हो रहा है, उसकी कंट्रोल को देखता है। उसके लिए, उस पर्टिकुलर कफ सेंटर को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके का ये जो ड्रग है, ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है, डेक्स्ट्रो मैथोर्फेन, डीएक्सएम, ये लिया जाता है। अब इसकी अप्रूवल की बात करें तो इस सिरप में जो ये प्रेजेंस थी, है ना, ये मोरलेस इसको अप्रूवल दिया हुआ है कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का, उसके शेड्यूल एच के अंडर में इसको अप्रूवल दिया हुआ है। बट हमें ये देखने की जरूरत है कि जो छोटे बच्चे हैं 5 साल या उससे कम उम्र के, उनके लिए सीधा का सीधा एक बात बोली जाती है कि कफ सिरप इन लोगों को ना दिया जाए, क्योंकि सीधा ये कहां पर असर कर रहा है, सबसे पहले तो ब्रेन पे, और दूसरा ये सब्सटेंस थोड़ा हैवी होता है तो किडनी फेलियर का डर होता है। तो ऐसे में छोटे बच्चों को जब ये दवाई दे दी गई ना, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस वाली, डीएक्सएम वाली, इसके चलते बच्चों की किडनी हो गई फेल और उसकी वजह से डेथ हो गई। ऐसा ही केस मैंने बताया मध्य प्रदेश में भी था। तो ऐसे में अभी एडवाइजरी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से दिया गया है कि भाई कफ सिरप जो है, जो 5 साल से कम बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भी, उनको बंद किया जाए बिल्कुल भी। दूसरा, यहां पर मिलावट का मामला बड़ा जबरदस्त बन रहा है। जनरली क्या होता है कि आप देख सकते हो कि कफ सिरप जब बनाया जाता है तो उसमें डीईजी, दैट मींस डाइएथेनॉल ग्लाइकोल, या फिर एथिलीन ग्लाइकोल, ईजी डाला जाता है। बट क्या होता है कि जब इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन होती है तो इनकी लागत को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए थोड़ा सा चालबाजी चलती है। वहां पर सस्ती सब्सटीट्यूट यहां पर यूज कर ली जाती है डीईजी और ईजी की जगह, और उसको सस्ती सब्सटीट्यूट को बोलते हैं प्रोपिलिन ग्लाइकोल, जो कि हाईली टॉक्सिक है, वो किडनी इंजरी कर सकती है, इवन डेथ भी कर सकती है, और यही चीज यहां पर देखा गया है। तो ये कंटैमिनेशन जो था, जो हमारे सामने पहले भी इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन का कारण बन चुका है। अगर आप लगातार करंट अफेयर को देख रहे हो या कुछ अपडेट आपके पास में है, तो 2022 में गैम्बिया में बच्चों की डेथ हुई थी इसी तरीके से कफ सिरप पीने से। उज्बेकिस्तान में 2023 में हुआ था। तो इंडिया जो कि वर्ल्ड की फार्मेसी के तौर पे इमर्ज हो रहा है या अपने आप को आइडेंटिफाई करवा रहा है, तो वहां से इस तरीके के अगर केसेस आते हैं तो वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहां पर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि ड्रग्स का प्रॉपर टेस्टिंग होना चाहिए, चाहे फिर वो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कंज्यूमर्स के लिए चैलेंज क्रिएट कर रहा हो, कोई फर्क नहीं है, सबको इक्वली हमें सेफ्टी इंश्योर करने की जरूरत है। फिर बात आती है सर क्रीक की। देखो, आपको ध्यान होगा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी अभी रिसेंटली गुजरात के भुज वाले रीजन में गए थे। तो वहां पर सर क्रीक रीजन को लेकर के पाकिस्तान को टारगेट करके कहा कि वहां पर किसी भी तरीके की अगर हलचल पाकिस्तान की तरफ से की गई तो इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो ये जो सर क्रीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा, गुजरात और जो पाकिस्तान का सिंध वाला रीजन है उसके बीच का ये टाइडल एस्चुरी है। मतलब पानी जब ऊपर चढ़ता है तो अच्छे से अंदर तक जाता है, और जब समंदर का पानी एक तरीके से रिट्रीव करता है तो ये खाली जगह सी दिखती है। इस तरीके से मिक्सअप है, यूं मानो मार्शी लैंड टाइप है ना, दलदली। तो ये 96 किलोमीटर लॉन्ग टाइडल एस्चुरी है सर क्रीक की बात करें, जो कि अरेबियन सी में एक्सटेंडेड है। एक तरफ पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है तो दूसरी तरफ गुजरात का जो कच्छ रीजन है वो इससे अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब अगर हिस्ट्री की बात करें इस डिस्प्यूट की, तो देखो इसकी थोड़ा सा हमें प्री इंडिपेंडेंस जाना पड़ेगा। जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था तब कच्छ में चल रहा था प्रिंसली रूल, ठीक है, वहां पर अलग से एक पूरा का पूरा प्रिंसली स्टेट ऑपरेट कर रहा था, और सिंध में चल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इनके बीच में एक सेटलमेंट हो गया था, मतलब उसी टाइम का डिस्प्यूट था कुल मिलाकर के कि हाँ भाई इसको कैसे सेटल किया जाए, क्या नहीं किया जाए। पर जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिया ने तो एक चीज कह दी कि इंटरनेशनली जो कस्टमरी लॉज चलते हैं उनमें एक प्रिंसिपल है, दैट इज थालवेग लॉ, थालवेग प्रिंसिपल, जिसका मतलब सिंपल है कि कोई भी अगर वाटर बॉडी है, कोई भी इस तरीके से एस्चुरी है जहां पर एक तरीके से नेविगेशन पॉसिबल हो सके, ध्यान से समझना, नेविगेशन पॉसिबल हो सके, तो उस केस में जो डीपेस्ट पार्ट होगा जहां से नेविगेशन हो सके, नाव जा सके, शिप जा सके, जो भी आपकी नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहो, उसके बिल्कुल मिड पॉइंट से दो डिस्प्यूटिंग पार्टीज के बीच में वो हिस्सा बांट दिया जाएगा। तो इंडिया तो सिंपल सा ये कहता है कि भाई ये इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ प्रिंसिपल है, थेवलॉग प्रिंसिपल, उसके आधार पर जो ये जो सर क्रीक है इसका आधा हिस्सा हमारा है, आधा हिस्सा पाकिस्तान का है। जबकि पाकिस्तान क्या कहता है
कि हम इस तरीके से बिल्कुल नहीं मानते हैं इस पर्टिकुलर हैवलॉक प्रिंसिपल को। हमारा तो ये मानना है कि जो ईस्टर्न बैंक है, ईस्टर्न बैंक का मतलब आप समझिए कि जो इंडिया की तरफ में जो लाइन है वो है बॉर्डर, और बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है वो सारा का सारा पाकिस्तान को बिलोंग करता है। ये बात कह दी पाकिस्तान ने। इस वजह से ये मोर और लेस एक डिस्प्यूट वाला इशू बना हुआ है। 1964-65 का जो वॉर था उसमें भी इसी तरीके से यहां पर टारगेट किया गया था। ठीक है, इस यहां पर एक एरिया है ये सर क्रीक वाला, जिसको हरामी नाला भी बोला जाता है, जहां पर फिक्स नहीं है चीजें, चीजें बहुत जल्दी वेरी करती है। मैंने बताया ये एक तरीके की आपकी कैसी एस्चुरी है, टाइडल एस्चुरी, जहां पर पानी जो है जब हाई टाइड होता है तब अंदर की तरफ आता है जमीन की तरफ, इस वजह से वहां पर बॉर्डर सेटल करना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे मैंने आपको थेलवेग प्रिंसिपल ऑलरेडी बता दिया है, इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ है जो कि बाउंड्री सेटल करने में हेल्प करता है। अगर कोई भी रिवर या नेविगेबल वाटरवे है तो उसका सीधा सा एक फंडा है कि उसमें नेविगेशन का जो पॉइंट है, डीपेस्ट नेविगेशन जो एक चैनल है, उसमें बिल्कुल सेंटर से डॉट डॉट करके लाइन खींच लो, आधा एक कंट्री का आधा दूसरे कंट्री का, ये प्रिंसिपल जो कि इंडिया फॉलो करता है। तो इस तरीके से ये सर क्रीक वाला मामला भी हाईलाइटेड था। बाकी देखो इस वीडियो में इतने ही आर्टिकल्स थे, और इस पीडीएफ को आपको लेना है तो करना कुछ नहीं है, ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।